क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है मूल्य निर्धारण व्यू रचना या वितरण के माध्यम प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करें। मूल्य सबसे पहले कि मूल्य क्या चीज़ होती है। मूल्य का अर्थ है मीनिंग ऑफ द प्राइसिंग। किसी वस्तु या सेवा के बदले में जो वस्तु हम क्रय करते हैं विक्रेता से, उसके बदले में जो धन हम देते हैं वह मूल्य कहलाता है। ये जो मूल्य होता है किसी वस्तु का, जो प्राइस होता है, प्राइस क्या है? जो वस्तु हमने खरीदी उसके बदले में जो हमने पैसा दिया, दैट इज़ नोन एज प्राइस। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मूल्य सामान्यतः जो निर्भर करता है मांग और पूर्ति से प्रभावित होता है। यदि वस्तु की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और वस्तु की पूर्ति सप्लाई कम है, वस्तु की डिमांड ज़्यादा लोग कर रहे हैं और पीछे से चीज़ कम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और यदि वस्तु का मूल्य अधिक होगा, उसी का उल्टा यदि हम करें तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, तो ग्राहक उसकी कम मांग करने लगते हैं और जब मूल्य उसका घट जाता है तो मांग बढ़ जाती है। अगला टॉपिक इसमें आएगा प्राइस मिक्स, जिसे हम मूल्य मिश्रण कहते हैं। अब प्राइस मिक्स या मूल्य मिश्रण क्या चीज़ है? मिश्रण या मिक्स का मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें मिलकर बनती हैं। तो सारे ही निर्णय जो कि किसी कंपनी की किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने में, डिसाइड करने से संबंधित होते हैं, उन्हें प्राइस मिक्स या मूल्य मिश्रण कहा जाता है। उचित मूल्य निर्धारण जो होता है कि सही प्राइस जो है डिसाइड करना, ये जिम्मेवारी होती है विपणन प्रबंधक या मार्केटिंग मैनेजर की। और इसका ये महत्वपूर्ण कार्य होता है मार्केटिंग मैनेजर का कि वस्तु का उचित मूल्य वो डिसाइड करें। उचित मूल्य क्या होता है? तो हम ये देखें, उचित मूल्य या एक जेन्युइन ऑप्टिमम प्राइस वो प्राइस होता है या मूल्य वो होता है जो कि ग्राहकों को और उत्पादकों को दोनों को ही मान्य हो, दोनों को ही ये ठीक लगे। ग्राहकों को भी ये कम लगे, उत्पादकों को भी पर्याप्त लगे, उसे हम उचित मूल्य बोलते हैं। तो जब मूल्य मिश्रण को निर्धारित किया जाता है तो उस समय हमारे को ये भी ध्यान में रखना है कि हमने उधार भी सामान बेचना है, वो चीज़ भी हम डिसाइड करेंगे कि इसका पैसा काफ़ी समय के बाद आएगा। और ये भी हम देखेंगे कि हमने छूट या डिस्काउंट भी देना है, तो जो डिस्काउंट हमने देना है तो उस टाइम पर भी हमको कम पैसा मिलेगा। ये चीज़ें हमें देखनी है। तब अगला टॉपिक इसमें है कि वस्तु के मूल्य के निर्धारण के समय हमें क्या निर्णय लेने होते हैं। तो पहला आ गया वस्तु व सेवा का मूल्य निर्धारण, डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विस। जो उस वस्तु हम बेचने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं, सेवा जो हमने देनी है, उसका मूल्य कितना होगा वो हमने डिसाइड करना है। साथ ही व्यापारिक और नकद छूट का निर्धारण, डिसाइडिंग ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। हमने ये भी डिसाइड करना होता है कि अगर हमारे को व्यापार में ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ा, कैश डिस्काउंट देना पड़ा, तो ये कितना होगा, उसके बारे में भी हम डिसाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा आएगा उधार नीति, या माल उधार बेचा जाएगा या नहीं। क्रेडिट पॉलिसी, वेदर द गुड्स विल बी सोल्ड ऑन द क्रेडिट बेसिस और नॉट, कि उधार पर हम वस्तु को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे और इसका मूल्य जो है वो कितना होगा। कि उधार की नीति हमारी कंपनी की उधार बेचने की नीति है कि नहीं है, और माल उधार बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा। अगर माल उधार बेचा जाएगा तो फिर उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि उधार माल जो है वो कितना बेचा जाएगा, किस हद तक बेचा जाएगा, किसे बेचा जाएगा। तो क्रेडिट पॉलिसी, वेदर द गुड्स विल बी सोल्ड ऑन द क्रेडिट बेसिस और नॉट। अगला है उधार की अवधि या पीरियड ऑफ द क्रेडिट अलाउड टू द डेटर्स। उधार की अवधि या पीरियड ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि कितने टाइम के लिए हम उधार देंगे, ये उधार की अवधि कहलाती है। कितने टाइम के लिए उधार बेचा जाएगा, इसे उधार की अवधि कहा जाता है। पांचवा पॉइंट है उधार अवधि समाप्ति पर भुगतान प्राप्त न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रोसीजर टू बी फॉलोड इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन क्रेडिट पीरियड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उधार की अवधि समाप्त हो जाती है। जैसे हमने 1 महीने के लिए उधार दिया, जब ये समय समाप्त हो गया उसके बाद यदि पेमेंट नहीं मिलती है तो हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे उसकी पेमेंट करने के लिए। अगला है वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य जो है मौद्रिक रूप में व्यक्त करने होते हैं। जब हम किसी वस्तु या सेवा का मूल्य डिसाइड करते हैं तो मौद्रिक मूल्य मतलब मॉनेटरी टर्म्स, मुद्रा में, रुपया में हम इसका मूल्य निर्धारित करते हैं। अब हमने बोला कि मूल्य जो होते हैं उसके अनेक नाम हो सकते हैं। जैसे क्या क्या मूल्य हो सकते हैं? यातायात, ट्रांसपोर्ट के मूल्य जब वस्तु को दूसरी जगह पहुंचाना है तो यातायात का भी मूल्य देना होगा, उसे हम बोलते हैं किराया, फेयर या फिर भाड़ा। जब शिक्षा, एजुकेशन के लिए मूल्य देना होता है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसके बदले में हमारे को कुछ
रुपए पे करने होते हैं, जिसको हम शिक्षण शुल्क या फिर ट्यूशन फीस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है मकान या अपार्टमेंट के लिए मूल्य। यदि हम मकान जो है किराए पे लेते हैं तो उसके बदले में हमको किराया या रेंट देना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है। अगला है कार्यकारी जॉब या एग्जीक्यूटिव जॉब के लिए मूल्य क्या होता है। अगर हमने कोई अधिकारी, कोई मैनेजर, डायरेक्टर नौकरी पे रखा, उसके काम के बदले में हम उसको सैलरी या वेतन देते हैं। पांचवा पॉइंट है श्रम या लेबर के लिए मूल्य। वर्कर जो वस्तु को उत्पादन करते हैं उसके बदले में जो मूल्य उन्हें दिया जाता है उसे मजदूरी या फिर वेजेस कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है मूल्य निर्धारण से पूर्व ध्यान में रखने योग्य घटक। एलिमेंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द प्राइस। वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। तो पॉइंट्स हम ध्यान से डिस्कस कर रहे हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट आ गया उत्पादन लागत या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब वस्तु का मूल्य हम डिसाइड करेंगे कि कितना मूल्य हमने रखना है तो उसमें सबसे पहली चीज़ होगी उत्पादन लागत की, वस्तु को बनाने में कितनी लागत आएगी। उत्पादन लागत जो होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है, दो टाइप की होती है, जिसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक होती है स्थायी लागतें, जिसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट क्या चीज़ होती है, जैसे बिल्डिंग का किराया, रेंट ऑफ द बिल्डिंग हो गई, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, या हमारी जो मशीनें लगी हुई हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन या ह्रास जो हमें देना पड़ता है। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो हमेशा हमारे को देने ही पड़ते हैं, चाहे फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फैक्ट्री बंद है या नहीं, ठीक है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे की जो बीकॉम एमकॉम वगैरह में भी ये चीज़ बहुत यूज़ होगी। सेकेंड टाइप की जो लागतें हमारी होती हैं वो है परिवर्तनशील लागतें या वेरिएबल कॉस्ट। तो परिवर्तनशील लागतें कौन सी होती हैं, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अगर हम ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो रॉ मटेरियल, कच्चे माल का खर्चा ज़्यादा आएगा, कम उत्पादन करेंगे तो कम आएगा। मजदूरी की बात करें, अगर मजदूर ने ओवर टाइम लगाया, ज़्यादा उत्पादन किया तो ज़्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर किसी दिन छुट्टी है और वर्कर ने काम नहीं किया तो हमें नहीं देनी पड़ेगी। तो ये उत्पादन के अनुसार जो है परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जब हम बात करते हैं कि हमने पैसा लेना है तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि कम से कम मूल्य में ये परिवर्तनशील लागतें, जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, ये तो हमें अवश्य ही मिल जानी चाहिए। अगर कभी हमें छोड़ना पड़े तो हम स्थायी लागतें छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्थायी लागत तो हमेशा देनी ही पड़ती है, चाहे उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये हमें खर्चा सहन नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे छोड़ा भी जा सकता है। तो स्थायी लागतें तो होगी ही, इसीलिए विक्रय समय ना मिले, अगर अगर विक्रय के समय स्थायी लागतें हमें नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, पर परिवर्तनशील लागतें हमें अवश्य ही मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है वस्तु की मांग या डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। वस्तु की मांग की यदि हम बात करें तो वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय पहले वस्तु की बाज़ार में मांग का अध्ययन हमारे को करना होता है कि मांग वस्तु की बाज़ार में कितनी है। पूर्ति के मुकाबले में अगर मांग ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा मूल्य डिसाइड कर सकते हैं, और पूर्ति के मुकाबले में अगर कम मांग है, वस्तु की डिमांड कम है, तो लोग मांग वस्तु खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो वस्तु का मूल्य हमें कम ही रखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है प्रतियोगी संस्थाओं का मूल्य या फिर प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव फर्म्स। प्रतियोगी संस्थाओं, हमारी जैसी कंपनियां और जो हैं जो हमारे कंपटीशन में हैं, उन कंपनियों के क्या वस्तुओं के क्या मूल्य हैं वो भी हमें देखना होगा। यदि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, तो हमारे को अपनी वस्तुओं का मूल्य जो है कम रखना होगा। फोर्थ पॉइंट है ग्राहकों की क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स। हमारे ग्राहकों की जो क्रय शक्ति है उसे भी ध्यान में रखना होगा। क्रय शक्ति मतलब उनके पास कितना पैसा है वस्तु को खरीदने के लिए। अगर हमारे ग्राहक गरीब हैं तो हमारे को मूल्य कम रखना होगा, अगर हमारे ग्राहक अमीर हैं तो मूल्य हम अधिक रख सकते हैं। अगला है सरकारी नियम या गवर्नमेंट रेगुलेशन। अगर सरकार ने कुछ वस्तुओं के मूल्य पर प्रतिबंध लगाया है, कुछ नियम बना दिए कि ये वस्तुओं का मूल्य से अधिक नहीं हो सकता, तो हमारे को मूल्य उतने ही रखने होंगे। अगला पॉइंट है उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव। जो है लागत में एक निश्चित प्रतिशत लाभ का भी जोड़ना होगा। उद्देश्य हमारा यदि बहुत ज़्यादा लाभ कमाना है तो हमारे को क्या करना होगा, वस्तु की जो कॉस्ट आती है उसमें लाभ ज़्यादा जोड़ना होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है। सेवंथ पॉइंट हमारा है अपनाई गई विपणन विधियाँ या मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। विपणन विधि जो है
वो भी मूल्य में हमारे को विपणन विधि का जो मूल्य होता है वो भी जोड़ना होगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम मध्यस्थों की सेवाएं विक्रय के लिए ज़्यादा लेते हैं तो उनको कमीशन देना होगा, और जो मध्यस्थों को, मध्यस्थ मतलब थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उनको जो कमीशन देना है वो भी तो वस्तु के मूल्य में पहले जोड़ देना है। अगला है विक्रय के बाद सेवा या आफ्टर सेल सर्विस। तो इसका मतलब है कि आफ्टर सेल सर्विस, हम जब वस्तु को बेच देते हैं, हम बोलते हैं उसके 5 साल तक हम फ्री आपको गारंटी देंगे, तो उसका जो खर्चा हमारा आएगा बाद में फ्री सर्विस देने का, वो भी हमने पहले ही जोड़ लेना है वस्तु के मूल्य में। इसके बाद में 8वां पॉइंट और बाद के पॉइंट को नीचे जाके देखते हैं। देखिए यहाँ मार्क बना है, 8वां पॉइंट इसका आ जाएगा ग्राहक की विशेषताएं। यहाँ पर हमने देखना है कि ग्राहक की क्या विशेषताएं हैं, कस्टमर्स करेक्टरिस्टिक्स। यदि हमारे ग्राहक जो है, क्रेता जो है, वो औद्योगिक क्रेता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ में हम जाके मशीनों को बेचते हैं, तो हमारे को प्रतियोगी मूल्य पर ही वस्तु बेचनी होगी, क्योंकि ऐसे जो हमारे विक्रेता हैं, कॉम्पिटेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस मामले में वस्तु का मूल्य कितना है उनको अच्छी जानकारी होती है, इसलिए हम उनसे ज़्यादा मूल्य नहीं ले सकते। यदि हमारे उपभोक्ता जो है वो क्रेता हैं, सामान्य लोग हमारे ग्राहक हैं, तो उनको वस्तु के मूल्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, बाज़ार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए उनसे ज़्यादा मूल्य लिया जा सकता है। क्रेता यदि बड़ी मात्रा में खरीदता है तो उसे कम मूल्य रखना होगा, उसे डिस्काउंट देना होगा, और यदि अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में क्रेता सामान खरीदता है तो उसे डिस्काउंट हम नहीं भी दे सकते, मूल्य अधिक रखा जा सकता है। 9वां पॉइंट हमारा है व्यापारिक परंपराएं या ट्रेडिशंस। जैसे एग्जांपल के लिए, व्यापार में जो परंपराएं चली आ रही हैं, ट्रेडिशन चली आ रही है, ट्रेंड चला आ रहा है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर कि बिजली के पंखे जब हम खरीदते हैं, सिलाई मशीनें खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामान्य एक परंपरा है कि जो वस्तु की गारंटी कुछ दी जाती है, तो हमारे को वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमें भी गारंटी देनी होगी, क्योंकि ये परंपरा ही है। और अगर हम गारंटी देंगे तो उसमें जो खर्चा आएगा बाद में हमारा, तो पहले ही वस्तु के मूल्य में हमारे को जोड़ लेना है, इसे पहले ही मूल्य में जोड़ लें। तो उसके बाद में 10वां पॉइंट है वस्तु का वितरण मार्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ द प्रोडक्ट। यदि हमारी वस्तु का वितरण मार्ग क्या होता है, वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाने का मार्ग, कि बीच में कितने लोग आ रहे हैं, उसे वितरण मार्ग कहते हैं। यदि हमारा वितरण मार्ग लंबा है, मतलब हमारे निर्माता और ग्राहक के बीच में कई मध्यस्थ आते हैं, तो सभी को बीच में कुछ ना कुछ लाभ देना पड़ेगा, और जब लाभ देना पड़ेगा तो हमारे को कीमत अधिक रखनी पड़ेगी, क्योंकि कीमत में ही उनका लाभ भी जुड़ा होगा। और यदि हमारी कंपनी में जो वस्तुएं बेची जाती हैं उनका वितरण मार्ग छोटा है, तो फिर हमें कम कीमत रखनी होगी, क्योंकि हमें बीच के मध्यस्थों को पैसा नहीं देना, तो हम कम कीमत पर भी ग्राहक को बेच सकते हैं। यदि हम ऐसे थोक व्यापारी को नियुक्त करते हैं अपने वस्तु को बेचने के लिए, होलसेलर को, तो वस्तु के रिपेयर के लिए भी वो इंतज़ाम वही करेगा। हमने थोक व्यापारी को बोला भाई आप ही वस्तु को रिपेयर करो, आप ही अपनी वर्कशॉप रखो, तो इसके लिए छोटे मोटे पार्ट्स भी उसको ख़रीदने होंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक लाभ जो है वो देना होगा। क्योंकि कारण ये होता है कि जब हमने किसी थोक के व्यापारी को बोला भाई आप रिपेयर भी करो, ये काम भी करो, वो भी काम करो, तो उसकी जो उसका खर्चा आएगा वो भी तो हमें उसे लाभ के रूप में ज़्यादा देना होगा। तो जब हमें ज़्यादा पैसे उसको देने हैं तो हमें वस्तु की कीमत अधिक रखनी होगी। 11वां पॉइंट है देश की आर्थिक व राजनीतिक वातावरण, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री। यदि देश की आर्थिक सुस्ती का वातावरण है, यदि देश में आर्थिक सुस्ती है, मतलब वस्तु के मूल्य में गिरावट आ रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारे को भी मूल्य जो है वो कम रखना होगा। और यदि धीरे धीरे सुस्ती में सुधार हो रहा है, आर्थिक सुस्ती में सुधार हो रहा है, मतलब धीरे धीरे बाज़ार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो हम भी वस्तु की कीमतों में, मूल्य में वृद्धि करने का विचार कर सकते हैं। यदि राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस प्रकार का है कि उन्होंने वस्तु के मूल्य में बढ़ाने पर नियंत्रण लगाया है कि इससे ज़्यादा आप मूल्य नहीं बढ़ा सकते हो, तो फिर एकाधिकारी मूल्य निश्चित नहीं किए जा सकते। कि हमारी कंपनी मार्केट में है, मोनोपोली की सिचुएशन है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कीमत डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिज्ञों ने वस्तु का मूल्य जो है वो निश्चित कर दिए हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है मूल्य निर्धारण के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। मूल्य निर्धारण के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट दिया गया, ये निश्चित दर से विनियोग या बिक्री पर लाभ प्राप्त करना। वस्तु के मूल्य निर्धारण का उद्देश्य, जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य की यदि हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है एक निश्चित दर से विनियोग या बिक्री पर लाभ प्राप्त करना। अगर हम वस्तु को
प्राइस डिसाइड करने जा रहे हैं तो हमने ये भी देखना है कि जितना हम वस्तु को बेच रहे हैं, बिक्री पर कुछ ना कुछ लाभ तो हमारे को मिलना ही चाहिए, या फिर जो पैसा हमने लगाया है उसके ऊपर हमें विनियोग पर निश्चित दर से लाभ प्राप्त होना चाहिए। टू अचीव द टारगेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द सेल्स, ये भी हमें डिसाइड करना है। सेकंड है मूल्य में स्थिरता प्राप्त करना, टू अचीव द प्राइस स्टेबिलिटी। कुछ कंपनियों का उद्देश्य ये होता है कि हमने मूल्यों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने देना, क्योंकि अच्छी कंपनियां जो होती हैं उनके मूल्य सामान्यतः स्थिर होते हैं, अधिक उतार चढ़ाव उनमें नहीं होता, तो हमारे को मूल्य उस हिसाब से भी रखने होंगे। थर्ड है प्रतिस्पर्धा का मुकाबला और उसे रोकना, यदि हम कंपटीशन को रोकना चाहते हैं, टू मीट और प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन्स, तो ऐसी स्थिति में हमारे कंपटीशन यदि मुकाबला करना है तो मूल्य हम बढ़ने नहीं देंगे, हमें मूल्य कम रखने होंगे। चौथा है बाज़ार में अपने हिस्से को बनाए रखना एवं उसे बढ़ाना। बाज़ार में अपने हिस्से को बनाए रखना और उसे बढ़ाने का मतलब ये वो टू मेंटेन और इम्प्रूव द मार्केट शेयर। बाज़ार में हम अपना हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारे को अपनी वस्तुएं ज़्यादा बेचनी होंगी। ज़्यादा बेचनी होंगी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को मूल्य कुछ कम रखना होगा, या फिर दुकानदारों को ज़्यादा प्रॉफिट या लाभ का हिस्सा देना होगा। अगला है लाभ को अधिकतम करना, या फिर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यदि हम लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमारे को मूल्य बढ़ाना होगा, प्रॉफिट का मार्जिन कॉस्ट में ज़्यादा जुड़ जाएगा। 6 पॉइंट है बाज़ार में अपने आप को बनाए रखना, टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो बाज़ार में स्वयं को बनाए रखने के लिए, कॉम्पिटिटर से मुकाबला करने के लिए उनके मुकाबले में या उनके समान मूल्य हमें रखने होंगे। अगला है कंपनी की लोगों में इमेज बनाए रखना, टू बिल्ड इमेज इन द पब्लिक ऑफ ए कंपनी। अब यहाँ पर इमेज बनाए रखने के लिए हमारे को ये देखना है कि हमारी वस्तु की क्वालिटी जैसी है उसके अनुसार हमारे को मूल्य जो है रखने होंगे। और जो कंपनी ज़्यादा मूल्य में तो चढ़ाव नहीं करती, मूल्य स्थिर होते हैं और मूल्य भी रीज़नेबल पर्याप्त मात्रा में लिए जाते हैं, अधिक नहीं होते, उसकी इमेज मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। तो इमेज को बनाए रखने के लिए मूल्यों में स्थिरता लानी होगी। अगला है वस्तु की उत्पादन लागत वापस प्राप्त करना, टू गेट बैक द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मूल्य डिसाइड करते समय हमें ये भी देखना है कि कम से कम उत्पादन की जितना भी लागत आ रही है, खर्चा आ रहा है, वो सारा हमारे को प्राप्त हो जाए। 9 पॉइंट है वस्तु की वितरण लागत वापस प्राप्त करना, टू गेट बैक द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वस्तु को बांटने जब हम जा रहे हैं, होलसेलर या रिटेलर तक पहुंचा रहे हैं, या घर घर तक वस्तु जो पहुंचाई जा रही है, उसका जितना भी खर्चा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी हमें वस्तु की कीमत में जोड़ना है। अगला है क्रेताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना, टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड एटलीस्ट कॉस्ट। क्रेता की आवश्यकता को पूरा करना, हमारी वस्तु क्रेता की आवश्यकता को पूरा कर रही है और उस वस्तु की उसकी आवश्यकता को पूरा करने के आधार पर ही हमें मूल्य लेना है। मतलब क्रेता को ये महसूस हो कि उसे जो वस्तु मिल रही है उसका मूल्य तो बहुत ज़्यादा है, परंतु उससे मूल्य हम कम ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें मूल्य डिसाइड करना होगा। 11 पॉइंट है देश के आर्थिक वातावरण में योगदान देना, टू कंट्रीब्यूट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देश के आर्थिक वातावरण में योगदान देना, देश के वातावरण में मतलब ये हुआ कि आर्थिक विकास जब देश का होता है तो उसमें संस्था की ओर से बहुत बड़ा योगदान होता है टैक्स के रूप में। हर कंपनी लाभ का हिस्सा टैक्स के रूप में देती है, तो सरकार को हमने टैक्स देना है और वो भी चीज़ हमें मूल्यों में जोड़ करके रखनी है कि भाई टैक्स का पैसा भी इसी में से निकलेगा।